This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies. क्या था मोनोचुआ? बच्ची ने बताया कि वो सीढ़ी से ऊपर गई पापा का चश्मा लेने और ऊपर उसे किसी चीज़ ने छुआ और उसको झटका लगा और वो बेहोश हो गई। एक किसी ने कहा कि वो सड़क पे जा रहा था और आगे से कोई स्टील की जैसी चीज़ को नीचे उतरी, जिसके दोनों तरफ हाथ निकले हुए थे, उनमें ब्लेड्स लगे हुए थे। एक कोई महिला थी, उन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल के कैंपस में थी और पीछे से कोई चीज़ मेरे ऊपर कूदी और मैं गिरी और मैं बेहोश हुई। उसी के बाद एक सज्जन और आए, उन्होंने अपनी आर्म पर, आई थिंक लेफ्ट आर्म थी, उस पर उन्होंने स्क्रैचेस दिखाए, ब्रूजेस थे, थोड़ा खरोच के निशान थे। उन्होंने कहा कि ये मुझे जो है मोनोचुआ ने मारे हैं। मैंने उन्हें ध्यान से देखा, उन्हें गिना तो वो निकले करीब 15। मैंने देखा कि जम्मू कश्मीर में समुद्र तल से जहाँ पे 12-15 हज़ार फीट की ऊंचाई हो, वहाँ पे सिंघाड़े पाए गए। एक तो पहाड़ पे जहाँ बर्फ है, बर्फों के ऊपर वहाँ सिंघाड़े कैसे हो रहे हैं? कुछ करोड़ साल पहले एक से ज़्यादा ऐसी घटना हुई है कि जो नीचे से आने वाली कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, वो यहाँ पर जो यूरेशियन प्लेट थी उससे आके टकराई। मार्च में पेपर होता था, तब भी हमें स्वेटर पहन के हम जाते थे। और ये फरवरी का मौसम है और नॉर्मल, ना कोई थर्मल है ना कोई जैकेट है। अब 50 डिग्री तक मामला चला जाता है गर्मी का। तो क्या ऐसा है कि सच में ये जो गोला है ये समाप्त हो जाएगा ऐसे ही? ऐसा डर नहीं कि एकदम होगा, लेकिन ये बात सही है कि अगर हमने इन गैसेस के इमिशन पर रोक नहीं लगाई, अपनी जीवन शैली को सुधार कर, अपने इंडस्ट्रियल इमिशंस को रोक कर, अपने जो हम जितना कंजम्पशन कर रहे हैं उन चीज़ों को रोक कर, तो हम उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जिसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तापमान का बढ़ना भी जलवायु परिवर्तन का एक फीचर है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से मतलब है एक्सट्रीम इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी का बढ़ जाना। ज्ञानव्यापी में शिवलिंग मिला है। यहाँ पर प्रश्न यह है कि ज्ञानव्यापी का शिवलिंग जो बना हुआ है वो है पत्थर। अब वो पत्थर कौन सा है? वो हो सकता है कि सैंडस्टोन हो सकता है कि ग्रेनाइट हो सकता है कोई और सेडिमेंट्री रॉक हो। हम रेडियो कार्बन से उस शिवलिंग का जो किसी पत्थर से बना है उसकी डेटिंग करना चाहें तो संभव नहीं है। करोड़ों लोग के मतलब जो आस लगा के बैठे हैं, उन सब आस पे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिए। आज मानव जाति के सामने 3 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। पहला है जलवायु परिवर्तन, दूसरा है छूत की बीमारी, इन्फेक्शियस डिजीजेस, और तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरा मानना ये है कि समाज का हर व्यक्ति साइंटिस्ट नहीं बन सकता, लेकिन समाज के हर व्यक्ति का सोच वैज्ञानिक या साइंटिफिक होना चाहिए। सर्दी के मौसम में तेज गर्मी होने लगी है और गर्मी अपने स्वरूप से ज्यादा तीव्र होने लगी। क्या मौसम में आ रहा ये परिवर्तन सामान्य प्रक्रिया है या फिर पृथ्वी के लिए किसी बड़े खतरे का संकेत है? ऐसे सवाल हम सबके जहन में आते हैं और आपकी और अपनी इन जिज्ञासा को शांत करने के लिए बदकही चौक पर हमने बुलाया कार्बन डेटिंग एक्सपर्ट साहब को। ये ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले के भी जानकार हैं। मोनोचुआ के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए इनकी अहम भूमिका रही है। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आप देख रहे हैं ब्रजेश संग बदकही। और हमारे इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं राम राम ग्रुप ऑफ द कंपनीज। तो उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। तो चलिए बतियाते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा वहीं से, मोनोचुआ क्या था? मोनोचुआ सच में इतना बड़ा आतंक था कि पुलिस को रोड पे आना पड़ा? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो गई। जी, एक्चुअली कई शहरों में समस्या आई थी। ख़ास तौर पे जो मैंने देखी वहाँ बाराबंकी में और उसके बाद सीतापुर में। वहाँ स्थिति ये थी कि एक जगह तो पावर हाउस को आग लगा दी गई थी, पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी, लोगों का घर से निकलना शाम 5-6 बजे के बाद बिल्कुल बंद हो गया था। तो हुआ ये था कि जो कमिश्नर थे उस क्षेत्र के, उन्होंने यहाँ पर संपर्क किया रीजनल साइंस सिटी से, और रीजनल साइंस सिटी के जो इंचार्ज थे उन्होंने मुझसे संपर्क किया। तो अभी मैं इलाहाबाद से लौटा था, अभी गाड़ी से उतरा भी नहीं था कि उनका फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन वहाँ पर है, और उन्होंने कहा कमिश्नर साहब का कहना है कि वहाँ पे कुछ हमें जाके करना चाहिए। वो केमिस्ट्री के थे तो वो थोड़ा सा हेजिटेंट थे कि केमिस्ट्री के बैकग्राउंड उनका था, वो चाहते थे कि कोई फिज़िक्स का व्यक्ति हो। तो मैंने घर में बस बैग रखा, एक दूसरा बैग लिया, विदिन 5 मिनट मैं गाड़ी में बैठा और मैं उनके साथ वहाँ गया रीजनल साइंस सिटी, और उसके बाद मैं वहाँ से मुझे याद है 2002 जून जुलाई का वक्त रहा होगा जी। और उस समय मोनोचुआ का आतंक आया था।
हर किसी की अपनी कहानी थी कि 7 फीट का आदमी है और एलियन टाइप का है। हम्म, सबने किसी ने कहा कि अरे वो पाकिस्तान का छोड़ा हुआ एजेंट है। गर्मी के मौसम में उस समय तो रात में लाइट आती और नहीं थी। उस साल वर्षा बहुत कम हुई थी। हाँ, ऐसा आतंक था कि सब घर के अंदर सोते थे, कोई छत पे सोता नहीं था। हम लोग गांव में रहते थे, ऐसा होता था कि मच्छरदानी उछानी लगा के छत पे सोते थे, लेकिन हम लोग घर में सोना शुरू कर दिए गर्मी में। ये बिल्कुल आपने सही डिस्क्रिप्शन दिया। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमारे पहुँचने से पहले वहाँ पे खबर पहुँच चुकी थी कि लखनऊ से कोई साइंटिस्ट आए हैं। तो वहाँ से हम सीधे जो वहाँ के एसडीएम थे और उनके ऑफिस में गए। वहीं पास में गेस्ट हाउस में उन्होंने अरेंज किया था। तो उन्होंने जाते उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कितनी देर में शुरू कर सकते हैं। मिस्टर सिंह थे, उनके साथ में जो सीओ सिटी थे, सौभाग्य से वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के पोस्ट ग्रेजुएट थे, तो थोड़ा सा साइंटिफिक एटीट्यूड के वो आदमी थे। तो उन्होंने कहा, तो हम लोगों ने कहा कि बिल्कुल अभी शुरू करते हैं, और हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। फिर जो हमने लोगों से उसके डिस्क्रिप्शन सुने कि ये मोहनेछुआ क्या है, मैं आपको कुछ उसकी वानगी दूंगा। एक ने कहा कि ये तो बबुआ है, और रुई के बबुआ की तरह ये ऊपर से उतरा और हम इसके पास गए, उसके बाद ये वरांडे में गया और उसके बाद ये ऊपर उड़ गया। किसी और ने बच्ची ने कहा कि तो कि हम वहाँ गए, हम उस लोकेलिटी में गए, इट वाज अ वेरी क्राउडेड एरिया, और हम लोग एसडीएम ने बाद में बताया कि वो बहुत डर रहे थे कि वहाँ पे पता नहीं क्या हो जाए, क्योंकि लोग बड़े आतंकित भी थे और उग्र भी थे, पर कह रहे थे कि आप लोगों ने ठीक से हैंडल किया। तो हमने जब लोगों से डिस्क्रिप्शन पूछे, एक बच्ची ने बताया कि वो सीढ़ी से ऊपर गई पापा का चश्मा लेने, और ऊपर उसे किसी चीज़ ने छुआ और उसको झटका लगा और वो बेहोश हो गई। एक किसी ने कहा कि वो सड़क पे जा रहा था और आगे से कोई स्टील की जैसी चीज़ को नीचे उतरी, जिसके दोनों तरफ हाथ निकले हुए थे, उनमें ब्लेड्स लगे हुए थे, वगैरह वगैरह, क्वाइट अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, जो बिलीवेबल तो नहीं था। तो ऐसे सब चीज़ों को समझ के ये तो मुझे समझ में आ गया था कि लोग शायद मन से कुछ कह रहे हैं। एक कोई महिला थी, शायद कस्तूरी देवी या कुछ नाम था, उन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल के कैंपस में थी और पीछे से कोई चीज़ मेरे ऊपर कूदी और मैं गिरी और मैं बेहोश हो गई। सो काफ़ी लोगों ने, जितने मन थे, उन्होंने अपनी तरफ से कहानियाँ सुनाई। मुझे जो सीओ सिटी थे वो थोड़ा सा हिंट दे चुके थे कि बहुत सारे लोग मन से बोल रहे हैं, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि लोग ऐसी कहानियाँ गढ़ के क्यों बना रहे हैं, जो बाद में मेरी जाके समझ में आया। तो खैर उनमें से एक और बूढ़े सज्जन थे, उन्होंने बताया कि मैंने दूर एक लाइट देखी, वो लाइट मेरी तरफ आई, फिर उसके बाद वो नीचे उतरी और फिर वो मेरे अंगूठे के पास आई, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़नी शुरू, घुटने पे आई, कमर में आई, छाती में आई, माथे पे आई और उसके बाद सर पे जाके नाचने लगी। अब मुझे लगा कि मतलब मेरे ख्याल उस व्यक्ति की आयु करीब 70 वर्ष की रही होगी, तो एकदम ये कहना कि आप झूठ बोल रहे हैं वो ऑफेंड कर सकता था। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा कि जब लाइट दूर थी, आपको दिखाई दे गई, मुझे समझ में आ गया। जब वो पास आई, घुटनों तक थी, छाती तक थी, तब आपको दिखाई दी। अब आप ये बताइए कि जब भी आपके आँख से ऊपर माथे पे चली गई और आपके सर पे चली गई, तो आपको दिखाई कैसे दी? अब वो थोड़ा-सा इधर-उधर ताकने लगे, पीछे के लोगों ने हँसना शुरू कर दिया और वो घबरा के वहाँ से भाग गए। तो इसी तरह कुछ लोगों से बातचीत, तो शाम होते-होते लोग भी कन्विंस होने लगे थे कि ये लोग जो है मनगढ़ंत कहानियाँ बता रहे हैं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो अगले दिन जब सुबह ब्रेकफास्ट पे हम लोग पहुँचे, वहीं गेस्ट हाउस में, एक शुगर कंपनी का गेस्ट हाउस था, तो एसडीएम वहाँ पर थे, मेरे साथी वहाँ पर थे, मैं था, ये थोड़ा लेट आए सीओ सिटी। तो हमने कहा कि क्या खबर है? बोले कि डॉक्टर साहब रात भर में कोई खबर नहीं आई है, एवरीथिंग इज़ क्वाइट, नॉट अ सिंगल इंसिडेंट वाज़ रिपोर्टेड। तो हमने कहा हमारा आना तो सफल हो गया, पर तभी उनके पास एक फ़ोन आया कि वहाँ के जो म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन थे, उनकी हवेली में कुछ घटना हुई है। हमने उठाई जीप और हम लोग चल दिए वहाँ पर। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने, बड़ी नैरो सी सीढ़ी थी, उससे ऊपर गए। फिर वहाँ पे किसी ने किस्सा बताया कि हम रात को सो रहे थे, 2 बजे के करीब एक काले रंग का कुत्ता ऊपर से कूदा नीचे। तो मैंने उनसे कहा, पहली बात तो ये कि रात 2 बजे आप क्या कर रहे थे? दूसरा मैंने कहा कि वो काले रंग का कुत्ता अंधेरी रात में, चाँद भी नहीं है, आपने देखा कैसे? तो उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन कन्विंसिंग दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग बाहर चौकीदारी करते हैं, बाकी लोग अंदर सोते हैं, और लेडीज़ और बच्चे, हम लोग चौकीदारी करते हैं और लालटेन हमेशा जलाए रखते हैं, तो इसलिए हम उसको देख पाए। उसके बाद वो कुत्ता नीचे कूदा, मैंने हॉकी स्टिक उसको फेंक कर मारी, उसको लगी तो नहीं, लेकिन वो नीचे दालान में कूद गया और उसके बाद वो गायब हो गया। तो उनका कहना था कि साहब यही जो है, ये भी एक मोहनुसवा था।
उसी के बाद एक सज्जन और आए। उन्होंने अपनी आर्म पर, आई थिंक लेफ्ट आर्म थी, उस पे उन्होंने स्क्रैचेस दिखाए, ब्रूजेस थे, थोड़ा खरोच के निशान थे, और ये पत्थर की फ्रेश थे। उन्होंने कहा कि ये मुझे जो है मुनोचवा ने मारे हैं। मैंने उन्हें ध्यान से देखा, उन्हें गिना, तो वो निकले करीब 15। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात थी कि वो जो एक तरफ से आ रहे थे, दूसरी तरफ से आ रहे थे, एक दूसरे को क्रॉस भी कर रहे थे, क्रिस क्रॉसिंग थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपको कुत्ते ने पंजे मारे? उसने कहा हाँ जी। मैंने कहा कितनी बार? बोले 1 बार। मैंने कहा एक पंजे में 5 नाखून हुए, दूसरे में भी 5 हुए। तो पहली बात तो ये है कि ये 5 और 5 मिलके 10 होने चाहिए थे, 15 कैसे हैं? दूसरी बात, जब वो इस तरह से पंजे मारेगा तो उसको क्रिस क्रॉस क्यों करेगा? वो तो इस तरह से आएंगे, कन्वर्जिंग हो सकते हैं, लेकिन ये क्रिस क्रॉस कैसे कर रहे हैं? अब आसपास के लोगों ने भी सोचना शुरू किया, तो उन्होंने भी हंसना शुरू कर दिया। फिर मैंने सीओसीटी से कहा कि देखिए, इनको कुत्ते ने पंजे मारे हैं, इनके वो आप कुत्ते के काटने वाला इंजेक्शन लगवा दीजिए। जहां उसने इंजेक्शन लगने की बात सुनी, वो वहां से सफा हो गया। उसके बाद हम वहां पे शाम तक फिर रुके कि कोई और घटना ऐसी कोई। उसके बाद किसी इंसिडेंट की खबर नहीं मिली, और करीब 3-4 दिन के बाद जब मैंने फिर एसडीएम सिंह साहब को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, उसके बाद से बिल्कुल शांति है, कुछ नहीं हुआ। तो आखिर ये प्रशासन के दिमाग में आया कैसे होगा कि मामला मुनचुआ का है, पूरब से लेके पश्चिम तक? मैं देवरिया का रहने वाला हूँ जी। देवरिया में था, हम लोग गांव में सोते थे। पूरब से लेके पश्चिम गाजियाबाद में मामला आया था, सब परेशान है। हाँ। और आपने सीतापुर में ऐसा क्या किया कि पूरा प्रदेश शांत हो गया? हमने जो किया, मैंने केवल साइंटिफिक थिंकिंग, मैंने उनमें लोगों को साइंस ज़्यादा नहीं बताई। उदाहरण के लिए कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर कुछ लोग मिडिल ईस्ट से आए हुए हैं, जिनके पास लेज़र लाइट्स है। तो उन्होंने कहा कि रात को ऊपर आसमान में हमें लाइट जाती हुई दिखाई देती हैं, तो वो हो सकता है किसी सारस के टांगों में किसी ने कोई बैटरी, छोटा सा सेल और छोटा सा बल्ब लगा दिया हो, ये भी हो सकता है। फिर मैंने कहा कितने बजे? तो उन्होंने वो टाइम बताया जिसके आसपास वहाँ से कोई फ्लाइट भी गुजरती थी, तो वो भी एक संभावना थी। और तीसरा ये था कि लेज़र लाइट्स का उपयोग करके लोग इधर-उधर उन्हें चमकाते नया थे। नया है तो उसमें 35 रुपए का आता था। हाँ। सारे हिंदुस्तान में, कनॉट प्लेस में, दिल्ली में जो है सब जगह चांदनी चौक में खूब मिलता था। तो ये भी एक संभावना हो सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एकाध किसी ने ऐसा देखा, उसके अलावा बहुत सारे लोग थे जो मन से इसलिए ये किस्सा बताते थे, खुद ही खरोच लगा के दिखाते थे। उन्हें लगा कि शायद उनको कुछ नुकसान हुआ है, इसके लिए उन्हें सरकार से राहत कोष से मिल पैसा सकता मिल जाए। राहत कोष से पैसा मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का मिक्स्ड इफ़ेक्ट ये था। और जब एक बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर तीसरा बोलता है, तो इम्पोर्टेंस पाने के लिए भी कुछ लोग अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके ऐसा बताना शुरू कर देते हैं। तो ये तो हो गया मुनचुआ का किस्सा। जी। दूसरा, आप एक्सपर्ट हैं वनस्पति विज्ञान, उन सब चीज़ों पर रिसर्च करना कि उसकी एज कितनी है। हम ज्ञान व्यापी पे आगे आएंगे, लेकिन मेरे अभी कल ही मैं पढ़ रहा था, तो मैंने देखा पढ़ते हुए कि क्या क्या मैं आपसे जान सकता हूँ। उसमें मैंने देखा कि जम्मू कश्मीर में समुद्र तल से जहाँ पे 12-15 हज़ार फीट की ऊंचाई हो, वहाँ पे सिंघाड़े पाए गए। हुँ। अब वहाँ तो संभव है नहीं पहाड़ के उतना ऊपर, क्योंकि बिल्कुल हमारे यहाँ हम सही लोग बात है। गांव के रहने, हमें पता है कि तालाब में सिंघाड़े होता है, गढ़ई में डाल देते हैं, सिंघाड़े होते हैं। तो उतने फीट ऊपर, एक तो पहाड़ पे जहाँ बर्फ है, बर्फों के ऊपर वहाँ सिंघाड़े कैसे हो रहे हैं? ये बहुत अच्छा आपने जो ऑब्जर्वेशन दिया वो है। ये बात सही है कि जो चीज़ समुद्र के तल पे होगी, उसी के आसपास में सिंघाड़ा होने की संभावना होगी। दरअसल जो बहुत सारे एरियाज़ अब अपलिफ्टेड है, इनफैक्ट पूरा का पूरा हिमालय, ये वैसा वो जगह पहले वैसी नहीं थी जैसी आज हमें दिखाई देती है। करोड़ों साल पहले जो मेडागास्कर है, भारत है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, हमारा जो भारत वाला हिस्सा है, ये सारे अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव के पास में थे। धीरे-धीरे इनका विस्थापन, इनका खिसकना शुरू हुआ, जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं, और ये थोड़ा-थोड़ा उत्तर की तरफ खिसकते चले गए। और कुछ करोड़ साल पहले, जैसे करोड़ साल पहले कुछ करोड़ साल पहले एक से ज़्यादा ऐसी घटना हुई है कि जो नीचे से आने वाली कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, वो यहाँ पर जो यूरेशियन प्लेट थी, उससे आके टकराई। और ये टक्कर केवल एक ही नहीं हुई, कई टक्कर हुई। कई स्टेजेस में हिमालय का निर्माण हुआ है। हुआ ये कि 2 प्लेट जब आपस में टकराई, तो एक प्लेट नीचे चली गई, उसका सबडक्शन हुआ, और एक प्लेट जो थी वो ऊपर की तरफ उठ गई, और इस तरह से वहाँ पर हिमालय की सृष्टि हुई।
और लोग मानते हैं कि शायद कम से कम 3 ऐसी एपिसोड्स थे जिनमें हिमालय का निर्माण हुआ। तो पहले जहाँ पर हिमालय था वहाँ पर समुद्र था। तो जो चीज़ें वहाँ पर थीं उनमें से कुछ चीज़ें उस प्लेट के ऊपर उठने के साथ-साथ उठकर पहाड़ों के ऊपर पहुँच गईं समुद्र के तल से। तो आज हमें बहुत सारे और भी ऐसे एग्ज़ाम्पल्स पैलेबॉटनिस्ट आपको बता सकते हैं या पैलेंटोलॉजिस्ट आपको बता सकते हैं जो बताएँगे कि जो चीज़ समुद्र के तल पर थी या समुद्र के नीचे की थी, वो आज हमें पर्वतों के ऊपर मिलती है। इससे इस सिद्धांत को बहुत बल मिला कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं या जो महाद्वीप हैं, इनका विखंडन हुआ और ये वहाँ से खिसकते रहे और विखंडन से बस यही विखंडन पे मैं आना चाहता था। जी। तो ये जो बदलता हुआ मौसम है, जैसे फरवरी का मौसम है और मैं नॉर्मल एक कुर्ते में बैठा हूँ। बस कुछ दिन पहले 2008 में चलते हैं, मैं 2008 में बोर्ड में रहा हूँगा, 10th का पेपर दे रहा था। जी। मार्च में पेपर होता था, तब भी हमें स्वेटर पहन के हम जाते थे। और ये फरवरी का मौसम है और नॉर्मल, ना कोई थर्मल है ना कोई जैकेट है। तो ये बदलता हुआ मौसम, अब 50 डिग्री तक मामला चला जाता है गर्मी का। हुँ। तो क्या ऐसा है कि सच में ये जो गोला है ये समाप्त हो जाएगा ऐसे ही? गोला समाप्त होने की बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो आपने बात कही, ये मौसम से ज़्यादा सही होगा कहना कि जलवायु का परिवर्तन। हाँ। मौसम और जलवायु, दैट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट, इन दोनों में क्या अंतर है? मैं थोड़ा-सा दर्शकों के लिए बता दूँ। जो हर घंटे में बदले या 1-2 दिन में बदल जाए, 2-4 दिन में बदल जाए, वो मौसम मौसम। है। लेकिन जो 30 साल की अवधि तक हमें दिखाई दे कि कोई परिवर्तन हो गया है, तब हम कहते हैं कि जलवायु में या क्लाइमेट में परिवर्तन हो गया है। उदाहरण के लिए अगर अभी बादल आ जाएँगे तो थोड़ा ठंड लग सकती है। हुँ। अगर सूरज तेज़ी से चमकने लगेगा तो गर्मी लगेगी। ये मौसम का परिवर्तन है। या आज बूंदाबांदी नहीं है, कल बूंदाबांदी हो जाए। ये मौसम मौसम बदल का जाएगा। परिवर्तन है, शॉर्ट पीरियड के, शॉर्ट टर्म के। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के वेरिएशन है, यानी कोई चेंज इस साल भी हमें देखने को मिला कि ठंड में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया है। अगले साल मानिए नहीं भी हुआ, उसके अगले साल फिर देखा, फिर कुछ साल बाद देखा, तो ये 30 साल की अवधि को अगर हम कंसीडर करें, तो उसमें औसतन अगर तापमान में परिवर्तन हुआ है, औसतन पिछले 30 वर्ष के औसत तापमान से, तो हम कहेंगे कि जलवायु में परिवर्तन हो गया है। तो जलवायु में ये परिवर्तन सचमुच हो रहा है। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि जलवायु परिवर्तन कोई आज की या मॉडर्न एज की बात नहीं है। जब अच्छा। पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी बहुत गर्म थी। उसमें रॉक थी, चट्टानें थी जो गली जैसी थी, जिनका टेम्परेचर 1200-1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास में था। उसके बाद धीरे धीरे वो ठंडी होनी शुरू हुई, तो पृथ्वी की पपड़ी या क्रस्ट बना। लेकिन पृथ्वी के अंदर मंटल में उसके आज भी थोड़ा सा मॉल्टन स्टेट में मटेरियल है, और जो इसकी कोर है उसमें भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन दबाव इतना ज़्यादा है कि वो सॉलिड की तरह बिहेव करता है। तो पृथ्वी के सबसे ऊपर की सतह जो है वो सबसे ठंडी है। उसका टेम्परेचर 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, गर्मियों में कभी कभी 50 डिग्री भी या उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है। उसके नीचे है टेम्परेचर, और बिल्कुल कोर में जाइए तो टेम्परेचर उसमें बहुत ज़्यादा है। तो फिर सवाल जो मेरा वो ये था कि ये बदलती हुई जलवायु जी, आने वाले समय के लिए खतरा है, खतरे की घंटी है। मैं आपको बताऊं, जैसा मैं क्यों ये बता रहा था कि पृथ्वी के इतिहास में क्लाइमेट चेंज कोई नई चीज़ नहीं है। फैक्ट ये है कि अगर हम थोड़े से बड़े टाइम स्केल पे कहें, तो जो पिछले 1000 साल हम कहें या पिछले कुछ 100 साल कहें, ये उस सेंस में सबसे ज़्यादा स्थिर हैं। लेकिन आज से करीब 25 करोड़ साल पहले, 44 करोड़ साल पहले, जैसा मैंने कहा था, तापमान दूसरे एक्सट्रीम्स पर था, बहुत ठंडा या बहुत गर्म था। ये परिवर्तन हमेशा होते रहे, लेकिन उस समय मानव पृथ्वी पर नहीं था। तो टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो गया हो, मानव ने आके टेम्परेचर मेंटेन किया है। नहीं, मानव ने आके नहीं किया। ये जियोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल रीजंस हैं। पृथ्वी के जो जलवायु के परिवर्तन हैं या तापमान के परिवर्तन हैं, वो कई चीज़ों पर निर्भर करते हैं। पहला है एस्ट्रोनॉमिकल। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ लगभग गोल, जिसे हम इलिप्टिकल कहते हैं, एक्चुअली इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। तो हम देखते हैं कि साल भर में एक चक्कर पूरा करती है। कुछ समय वो सूरज के पास रहती है, कुछ समय कंपैरेटिवली सूरज से दूर रहती है। यद्यपि वो जब सूरज के करीब पास भी होती है, जाड़ा तब होता है क्योंकि पृथ्वी का जो किसी जगह का तापमान है वो दूरी पर भी निर्भर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा किस एंगल पर पृथ्वी झुकी हुई है, तो उससे सूरज से पड़ने वाली किरणें कितनी तिरछी उस पर गिर रही हैं, इस पर निर्भर करता है कि वहाँ का तापमान क्या होगा। लेकिन ये जो ऑर्बिट है पृथ्वी की इलिप्टिकल, इसकी गोलाई या इसकी इलिप्टिकल जो नेचर है,
इसकी एक्सेंट्रिसिटी अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें वो बदल रही है। तो आप ऐसे समझिए ये ऐसी हो रही है, फिर उससे ज़्यादा होती जाएगी, फिर उससे ज़्यादा, और फिर 1 लाख साल बाद फिर वो वापस उसी में आना शुरू हो जाएगी। यानी सरल शब्दों में समझा जाए तो ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हुँ, पेड़ काटे जा रहे हैं, हुँ, तो इतना ज़्यादा जिस हिसाब से आता है कि व्हाट्सएप हुँ, यूनिवर्सिटी वाला कि हुँ, पृथ्वी खत्म है, हुँ। होने वाला नहीं है ऐसा। नहीं, पृथ्वी खत्म होने वाली जैसी तो खैर अभी कोई बात नहीं है, पर मैं उस पे अभी आता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको कुछ कारण हैं जो एस्ट्रोनॉमिकल हैं, ठीक है। कुछ कारण हैं जो मानव के कारण हैं, एंथ्रोपोजेनिक हैं। लगभग 200 साल के लगभग पहले हम कहें तो स्टीम इंजन बना, उसके बाद हमारी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। हम लोगों ने कोयला और लकड़ी और तेल जलाना शुरू कर दिया। इससे वातावरण में सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस बढ़नी शुरू हो गई, और तब से वातावरण का तापमान लगातार बढ़ रहा है और लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। हुँ, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जिसे कहते थे, लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ चुका है। तो हमारी चिंता ये है कि अगर वातावरण में इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन या दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती रहीं और पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ता रहा, तो पृथ्वी तो बढ़ती चली जाएगी, गर्म और होती चली जाएगी। और इसका अगर आप एक नमूना देखना चाहते हैं तो आप तुलना कीजिए शुक्र ग्रह की और बुध ग्रह की। बुध जो है सूरज के ज़्यादा पास है, उसका तापमान ज़्यादा होना चाहिए, और शुक्र और दूर है। वीनस थोड़ा दूर है तो उसका कम होना चाहिए, लेकिन है इसका उल्टा। दोनों का लगभग 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन वीनस जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है जबकि वो दूर है। और वो किस लिए है? क्योंकि उसके वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा है। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारी गैसेस उसमें हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, गर्मी को सोखती हैं। तो अगर पृथ्वी के वातावरण में भी ये वाली गैसेस बढ़ती गई, और इसका प्रमाण है, एक तो ऑब्जर्वेशन हो गया कि पिछले जब से हमने रिकॉर्ड रखने शुरू किए हैं, इसके मेटेरोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, हमें पता है कि तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा लोगों ने ध्रुवीय क्षेत्रों में जाकर वहाँ पर खुदाई की और वहाँ से आइस के नमूने उन्होंने अलग अलग गहराइयों से निकाले, और उन्होंने उसमें मेजरमेंट किया लेबोरेटरी में लाकर। तो पहले से लेके आज तक में हुँ, लगातार वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। तो ये इमेजिनेशन या कोई साइंटिस्ट की कल्पना नहीं है, ये एक्चुअल मेजरमेंट्स हैं जो आइस कोर्स जो ध्रुवीय क्षेत्रों से निकाली गई हैं उनमें मेजर किया गया है। नीचे वाली में कम थी और धीरे 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 कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बढ़ती चली गई। फिर उन्होंने उन्हीं में ऑक्सीजन के आइसोटोप्स का भी मेजरमेंट किया। मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, हुँ। लेकिन उससे इंडिकेशन यही मिलता है कि तापमान जो है वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अब 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, इसीलिए आप सुन रहे होंगे बात कही जा रही है कि 2030 तक एक फ़िल्म भी आई थी 2012 में, एक फ़िल्म भी आई थी। खत्म सब मामला, कैलेंडर ही नहीं है इसके बाद वो का। वो एक्सट्रीम था। उसका उद्देश्य ये मैसेज देना था, ये संदेश देना था मानव जाति को कि अगर आप नहीं सँभले। अरे मैं बता रहा हूँ 2012 मुझे लगता है मैं बीएससी सेकंड ईयर में था। जी। मैंने गोला फोड़ के अब सब निपटा दिया। मैंने कहा कि पता चले 2013 का कैलेंडर देखे नहीं, ये गुल्लक क्या होगा? नहीं, वो ऐसा डर नहीं कि एकदम होगा, लेकिन ये बात सही है कि अगर हमने इन गैसेस के इमिशन पर रोक नहीं लगाई, हुँ, अपनी जीवन शैली को सुधार कर, अपने इंडस्ट्रियल एमिशंस को रोक कर, अपने जो हम जितना कंजम्पशन कर रहे हैं उन चीज़ों को रोक कर, तो हम उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जिसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उसके बाद हम कितनी कोशिश कर लेंगे, शायद हम लोग इस चीज़ को संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए जो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी 17 लक्ष्य उसके निर्धारित किए गए हैं, और ये माना गया है कि 2030 तक हम इन इमिशंस को करीब आधा कर दें, और 2050 तक, सन 2050 तक, यानी आज से करीब जो है कुछ दशाब्दियों के बाद हुँ। की बात है, हम इतने स्थिति में पहुंच जाएं कि जितना ग्रीन हाउस गैसेस का हम इमिशन करें उतना ही हम कहीं पर उनको कंज्यूम कर लें, यानी अच्छा, एक नेट ज़ीरो। पेड़ लगाने की बात होती है इसमें बहुत आगे। जी। आप देखिए ना कि मेरे को पहले जो पेड़ लगाए जाते थे वो बहुत हरे-भरे भरे होते थे, बहुत बड़े और विशाल स्वरूप को पकड़ते थे। हाइब्रिड वाला मामला आ गया, गमले में आम होने लगे और आप कहीं पे भी पेड़ लगाइए, पीपल मैंने लगाया है, सागवान लगाया है, सखुआ लगाया है। मौसम ऐसा हो गया, जलवायु ऐसा हो गया कि वो मतलब बड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। एक लिमिट तक रह जा रहे हैं। आम देखिए बहुत ज़्यादा होता नहीं है। मेरे जो दादाजी और पिताजी ने पेड़ लगाए हैं,
उनकी हाइट करीब 22 फीट, 24 फीट, 25 फीट है। हम जो पेड़ लगाते हैं और 12 फीट, 15 फीट से ऊपर जा ही नहीं रहा है। नहीं, ये तो मुझे लगता है जो आपने कहा कि अब दूसरी वैराइटीज़ इन चीज़ों की आ गई हैं, ये उसके कारण भी हो सकता है। पर पेड़ लगाना बहुत पुण्य का काम ही नहीं है। पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है हमारी पृथ्वी की रक्षा के लिए, चूँकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज़्यूम करते हैं। हमारे क्या कहते हैं, हम लोग देहात के हैं तो कहते हैं पाचे आम 25 महुआ 30 बरिस में हम इमली का पौआ। तो 2000 में मैंने जो महुआ का पेड़ लगाया है वो सूख गए। उनको पानी देने पे भी, सब कुछ करने पे भी जलवायु ऐसा है, धूप ऐसा और धूप का मौसम ऐसा है कि हो ही नहीं रहा है। देखिए, इस पे मैं कह नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पे किसी पेड़ का बढ़ना निर्भर। मैं बाय द वे मैं बेसिकली मैं फिज़िसिस्ट हूँ, हाँ। बॉटनिस्ट हाँ। हूँ। पर जो जनरल नॉलेज से मैं बता सकता हूँ, पेड़ को धूप सही मिलनी चाहिए। उसका जो हमने सैपलिंग लगाई है या सीड अगर है, तो वो ठीक होना चाहिए। उसको मिट्टी से न्यूट्रिशन भी पूरा मिलना चाहिए। कई जगह पर अगर हम ओवर ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, तब भी समस्या आ सकती है। क्योंकि जंगल में भी पेड़ पास-पास होते हैं, इतने होते हैं क्योंकि कैनोपी से बिल्कुल नीचे अंधेरा हो जाता है। लेकिन वहाँ पर उनके जो पत्ते गिरते हैं, जो सब कुछ गिरते हैं, उनको हम वहाँ से हटाते नहीं हैं। वो वहीं पर सड़कर, वहीं पर वो खाद बन जाते हैं, वो उनको मिलता है। फिर जहाँ पर पेड़ ज़्यादा लगते हैं, वहाँ पे देखिए, वर्षा खाद ज़्यादा और इन होती है। सबसे याद आया कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम बदल रहे हैं, कि जो ठंडी आना है, जो सही टाइम पे, गेहूं के लिए ओस बहुत ज़्यादा जरूरी है, गेहूं अच्छे से हो। ओके, धान के लिए बरसात बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन जिस हिसाब से ओस का जो समय है, और हमारे यहाँ कटिया क्या होता शिफ्ट हो है, रहा है। कटिया होता था दिसंबर में, हम जनवरी फरवरी में हम गेहूं बोते थे। तो अब ओस के टाइम पे ऐसा रह रहा है कि वो गेहूं बोया नहीं गया रह रहा है, तो उसको वो ओस नहीं मिल रहा है। तो क्या हमें ये भी प्रणाली अपनी शिफ्ट करनी चाहिए? आपने बहुत 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 अच्छा पॉइंट उठाया है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के साथ में जो हम लोगों के टेम्परेचर की प्रोफाइल है सामयिक वाली, वो भी शिफ्ट होती गई है। पहले जिस समय फसल लगाते थे, अब उस समय लगाएंगे तो हो सकता है उसके बाद जिसमें पानी की ज़रूरत है, उसके बाद हो सकता है पानी हर बरस साल गेहूं इस कटिया के टाइम पे बारिश हो जा रही है। हाँ, तो ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो बहुत से लोग समझते हैं, मैं एक चीज़ और फैलेसी को क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज का या जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान का बढ़ना। नहीं, तापमान का बढ़ना भी जलवायु परिवर्तन का एक फीचर है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से मतलब है एक्सट्रीम इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी का बढ़ जाना। मतलब जो चरम घटनाएं हैं वो ज़्यादा बार होने लगी। अब आप सुनते हैं तूफान ज़्यादा आते हैं, हाँ। चक्रवात ज़्यादा आते हैं, बाढ़ ज़्यादा आती हैं, और जिस जगह पर पहले कभी पानी नहीं ठीक से बरसता था, वहाँ अब बाढ़ आ जाती है, और जिस जगह पर बाढ़ आया करती थी वहाँ पर वर्षा नहीं ठीक से होती है। तो ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, हम बता नहीं सकते कि कब कैसी जलवायु होगी, कब कैसा सीज़न होगा। सीज़न बदल गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, जाड़ा थोड़ा देर में शुरू हो रहा है, थोड़ी देर में कई बार ख़त्म होता है, किसी साल। तो ये सब जो परिवर्तन है, ये क्लाइमेट के चेंज की वजह से है, और इनके पीछे के फैक्टर जैसा मैंने कहा, जो पृथ्वी की गति से संबंधित हैं, एस्ट्रोनॉमिकल कारण हैं, उन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन जो एंथ्रोपोजेनिक हैं, मानव जनित हैं, उन पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी, जैसे समुद्र के नीचे अंदर चलने वाली धाराएँ हैं। आज से 20 साल पहले तो हम लोग कभी इन सब लालीना और एल नीनो की बात नहीं सुना करते थे। लेकिन अब हम सुनते हैं बार-बार कि एल नीनो आ गया, तो इस साल अगर वहाँ पे ज़्यादा साउथ अमेरिका में वर्षा होगी, तो भारत में ठंडा ज़्यादा होगा। या वहाँ पर ला नीना होगा, तो भारत में जो है वर्षा थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये सब चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें अब बदल रही हैं, और क्लाइमेट चेंज इसके पीछे है। इसमें ओवरऑल कई चीज़ों का मिक्स किया होगा, प्राकृतिक कारण और मानव के कारण। तो इनमें प्राकृतिक कारणों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन जो हमारे बस में है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन बढ़ा रहे हैं, उसको हम नियंत्रित करें। हम पेड़ काट रहे हैं लगातार, तो हम जितने पेड़ काटें उससे ज़्यादा पेड़ लगाएं। क्योंकि 4 अगर हमने बड़े पके हुए पूरे पेड़ आज काट दिए, उसके बदले अगर हम 100 पेड़ लगाते हैं, तो भी वो शायद मिलकर उतने कार्बन डाइऑक्साइड को आज कंज्यूम नहीं करेंगे। उनको 10 साल या 20 साल लगेंगे, जब वो फुल ग्रोथ उनकी हो जाएगी, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करना शुरू करेंगे। अच्छा, ये बताइए, मेट्रो हुँ। मतलब समाज के लिए तो जरूरी है, लेकिन विज्ञान के हिसाब से क्या सही है? मुझे लगता है कि मैं अपना व्यक्तिगत मत बता रहा हूँ पहले।
विज्ञान के मेरे मत के अनुसार मेट्रो से दिल्ली में अभी 5 साल भी मैं दिल्ली रहा, और अगर दिल्ली में मेट्रो नहीं होती तो दिल्ली की सड़कों पर हम चल नहीं सकते थे। लखनऊ में बड़ी स्ट्रेंज बात है, शायद अफोर्डेबिलिटी की बात है, मेट्रो अभी भी खाली जाती है। जापान में बहुत कम लोग हैं जो अपने वाहन का उपयोग करते हैं, जबकि जापान दुनिया की गाड़ी बनाने वाला सबसे बड़ी कंपनी वहाँ पर है। आप किसी भी कंपनी का नाम, निसान का नाम, किसी भी कंपनी का नाम लीजिए, वो वहाँ से है। होंडा का लीजिए, अरे जापान की टेक्नोलॉजी सब वहीं की इंजन सब लगाए। लेकिन वहाँ के लोग आज भी मेट्रो में, वहाँ ट्रेन में सफ़र करते हैं, और उनके वहाँ पुशर्स होते हैं प्रोफेशनल, जो धक्का दे दे के लोगों को गाड़ी के अंदर बिठाते हैं, वो इतना भर के चलती हैं। लोग प्राइवेट व्हीकल नहीं यूज़ करते। हमारे देश में दिल्ली में अगर आप देखें तो मेट्रो पूरी भर के चलती है। लखनऊ में अभी इतनी लोकप्रिय नहीं हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं किया जाएगा, हम में से कम मेरे जैसे लोग पसंद नहीं करते कि हम एक आदमी एक कार में बैठकर कहीं जाए, लेकिन अगर विकल्प नहीं होगा तो हमें करना पड़ेगा। लखनऊ की सड़कें देखिए आप, बिल्कुल चौक ब्लॉक हैं, बिल्कुल भरी हुई हैं। लोग इसमें पौ करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन चलते हैं। और उसी में कोई मंत्री जी गुजर गए तो 2 घंटे और, तो वो समय, वो भी एक, वो हमारी इस व्यवस्था का एक अंग है, तो वो भी होता है। तो मुझे लगता है कि हमें लोकप्रिय करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। बसेस, ये आपके व्यू हो गए, साइंस मेरा व्यू है, और साइंस के हिसाब से भी मुझे लगता है कि मेट्रो ज़्यादा अच्छी। 100 गाड़ी के मुकाबले एक मेट्रो बेहतर है। एक मेट्रो बेहतर है, क्योंकि 100 गाड़ियों में आप 400 या 500 लोगों को लेकर आमतौर पर नहीं चल रहे हैं। 100 या 150 लोग उसमें जा रहे हैं, तो जितना पोल्यूशन गाड़ियों से हो रहा है उससे कम पोल्यूशन मेट्रो कर रही है। तो मुझे लगता है कि मेट्रो को प्रमोट किया जाना चाहिए। अच्छा, आप शुक्र और बुध ग्रह के बारे में बता रहे थे, कौन सूर्य के नज़दीक है। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा, साइंस को हमेशा जो धर्म है उससे दिक्कत रही है जी। साइंस हमेशा, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, वो सूर्य ग्रहण में धर्म कहता है कि सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। गर्भवती स्त्री के ऊपर अगर सूर्य ग्रहण की छाया पड़ गई तो बच्चा दिव्यांग होगा। चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए, चंद्र ग्रहण के समय खाना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। और वही साइंस कहता है कि इसको देखिए, एंजॉय कीजिए। तो क्यों, मतलब पहले साइंस को ऐसी दिक्कत क्या है धर्म से? पहली बात तो मैं ये बता दूं, धर्म की जो परिभाषा हम देते हैं वो आमतौर पे धर्म की सही परिभाषा नहीं है। ठीक है। धर्म जीवन जीने का एक तरीका है, एक शैली है, वो धर्म है। हम मान लेते हैं कि किसी एक ईश्वर विशेष या किसी पूज्य विशेष या किसी ग्रंथ विशेष का अर्थ धर्म है। धर्म जीवन जीने की शैली है, और जीवन जीने की वो शैली जिससे हम अपना जीवन सहजता से बिताएं, हम किसी और को कष्ट ना करें। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, जिसका थोड़ा बहुत हम सबको थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस फिलॉसफी को, इस दर्शन को मानने वाले हैं। तो इसमें कहीं सूर्य ग्रहण की बात नहीं आती, इसमें कहीं चंद्र ग्रहण की बात नहीं आती। मैं आपको बताऊं इसके पीछे शायद कारण क्या रहा होगा, सामाजिक या साइकोलॉजिकल रीज़न क्या रहा होगा। सूरज एक बहुत बड़ी शक्ति है। सूरज से हमारी फसल पकती है, सूरज से हमारा दिन होता है, सूरज से हमें रहने के लिए कंफर्टेबल जोन मिलता है, कंफर्टेबल सराउंडिंग मिलती है। तो सूरज को हम बहुत शक्तिशाली मानते हैं, और वैज्ञानिक भी जानते हैं कि सूरज के अंदर जो ऊर्जा बनती है न्यूक्लियर फ्यूजन से, उससे पूरी दुनिया चलती है। अगर ऐसी शक्ति को कोई चीज़ ख़त्म कर रही है, जैसे वो कहते हैं राहु का ग्रस्ता है, जो कुछ भी है वो ख़त्म कर रही है, तो वो बहुत पावरफुल चीज़ होगी, ऐसा आम आदमी मानेगा। ये तब की बात है जब लोग एस्ट्रोनॉमी कम जानते थे, लेकिन हमारे देश में बाद में तो एस्ट्रोनॉमी का इतिहास बहुत उज्ज्वल है। हमारे यहाँ भास्कराचार्य थे, हमारे यहाँ थे, महर्षि दुर्वासा थे, महर्षि कणक भी रहे, जिन्होंने बांस की टोपी से सूर्य की दूरी बता दी। वो दूरी मैंने उसको नहीं पढ़ा है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो आपने ये, जैसे हमने आर्यभट्ट की बात की, आर्यभट्ट ने गणित में भी जो 3.14 हम रफली याद करते हैं, पाई का मान 22/7 ने बहुत पहले बता दिया। और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काटती है, न कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य, ये भी उन्होंने कहा था। और एक महान बात मैं और अपनी संस्कृति की आपको बताऊं, विदेशों में ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। हमारे देश में किसी को
कोई नया वैज्ञानिक विचार देने के लिए कभी दंड नहीं दिया। दंड नहीं पाया ये है। एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा देखिए ना, संस्कृति की बात हो रही है, तो हम साइंस कितने दिन बाद आया और वो बताया कि कहाँ कहाँ किसकी प्लेसमेंट है, बुद्ध के बाद ये, उसके बाद शुक्र। लेकिन हम देखिए जब संकल्प करते हैं अपने संस्कृति में तो कहते हैं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि बुध निश्चित गुरु से शुक्रा शनि राहु केतु। तो हम बताते हैं गुरु से शुक्रा शनि राहु केतु, हम अपना सीक्वेंस बता देते हैं। लेकिन वहाँ पे हम जब ऐसी बात होती है तो साइंस कहता है कि यार यू आर वेरी आउटडेटेड। नहीं, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि गैलीलियो ने जब भी इसका दूरबीन का आविष्कार किया, लेकिन हमारे देश में ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। 1076 एडी के आसपास में आर्यभट्ट हुए हैं। उस अवधि में यानी आज से इतने साल पहले उन्होंने हमें सौर मंडल के बारे में इतनी सारी बातें बताई थी और हमारे ग्रंथों में ये है। एक थोड़ी सी समस्या ये है कि हमारे जिन ग्रंथों में ये बातें लिखी गई हैं वो कितने पुराने हैं, उनकी एंटीक्विटी कितनी है, इसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से नहीं पता। वैसे तो हमारे देश में थोड़ी सा ये भी मज़ेदार बात है कि किसी गांव में अगर कोई मंदिर जो है वो 100 साल पुराना हो जाता है तो हम उसे सीधे 1000 साल पुराना कहने लगते हैं। अरे बहुत अच्छा, आपने याद दिलाया 1000 साल। जी। आप कार्बन डेटिंग एक्सपर्ट भी हैं और अच्छा आप उसके बारे में रखते हैं। अभी हाल ही में एक शिवलिंग मिला ज्ञानव्यापी मंदिर में। जी। ज्ञानव्यापी मंदिर कहा जाए, मस्जिद कहा जाए, वो अच्छा अलग ही विषय है। लेकिन उस शिवलिंग के बाद ये चर्चा शुरू हुई कि कार्बन डेटिंग किया जाए। पहले तो कार्बन डेटिंग होता क्या है? क्या कार्बन डेटिंग से सच में ये पता चल जाए वो शिवलिंग है तो क्या है पूरा प्रोसेस, एक बार थोड़ा हमारे दर्शक। पहले मैं संक्षेप में बताता हूँ कि रेडियो कार्बन डेटिंग का सिद्धांत क्या है। सिद्धांत क्या है? हमारे जो ये वायुमंडल है इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है। मुख्य रूप से 78% के लगभग नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। कॉस्मिक रेज या अंतरिक्ष से आने वाली किरणें या बहुत दूर की जो हमारी गैलेक्सीज हैं उनसे आती हैं। किससे आती हैं, कैसे आती हैं, सीधे आती हैं, घूम फिर के आती हैं, ये सब एक अलग जटिल विषय है। पर जब ये आती हैं इनमें एनर्जेटिक प्रोटॉन्स होते हैं। ये प्रोटॉन्स, ऊर्जावान प्रोटॉन, वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन के एटम्स के न्यूक्लियाई के साथ, उनके नाभिकों के साथ अभिक्रिया करते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया करते हैं और उससे ये कार्बन 14 बना देते हैं। थोड़ा सा ऑक्सीजन का भी एक आइसोटोप है, ऑक्सीजन 17, उसके साथ अभिक्रिया से भी नाइट्रोजन 14 कार्बन 14 बनता है। तो वातावरण में कार्बन 14 बन गया। अब वातावरण में ऑक्सीजन भी है, तो कार्बन और ऑक्सीजन की आपस में अभिक्रिया होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर और ऑक्सीजन अवेलेबल है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये पृथ्वी के वातावरण में पूरा का पूरा जो है वो घुल मिल जाती है और बहुत जल्दी जो है ये वातावरण का में यूनिफॉर्मली होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब आप देखिए हमारे जो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया में ये क्या करते हैं, ये वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं और ये भोजन उनके पूरे उसमें फैल जाता है शरीर में, और इस तरह से वो कार्बन इनके शरीर के पेड़ पौधों के अंदर पहुंच जाता है। पेड़ पौधों के अंदर कार्बन जो पहुंचता है उसमें एक छोटा सा अंश उस रेडियो कार्बन या कार्बन 14 का भी है जो वातावरण में बना है। तो इसका मतलब हर पेड़ पौधे के अंदर थोड़ा कार्बन 14 कार्बन है। कब तक उसमें कार्बन 14 रहेगा? जब तक वो पेड़ जिंदा है, फोटोसिंथेसाइज कर रहा है, उसके अंदर कार्बन 14 बन रहा है। लेकिन कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है, मतलब कितने समय में कार्बन 14 का कोई परमाणु, या अगर हम काफ़ी सारा कार्बन 14 रख दें, कितने सालों के बाद वो घटकर आधा हो जाएगा, इसको उसकी हाफ लाइफ या अर्ध आयु कहते हैं। तो ये करीब 5730 वर्ष है। 5730 वर्ष में रखा हुआ जो इतना सारा रेडियो कार्बन है वो घटकर आधा हो जाएगा। अब आप देखिए पेड़ में रेडियो कार्बन इकट्ठा भी हो रहा है फोटोसिंथेसिस से, उसका अपघटन भी हो रहा है, क्षय भी हो रहा है। ठीक है। तो एक संतुलन स्थापित हो जाता है और किसी भी पेड़ पौधे में एक स्तर जो है रेडियो कार्बन का तय हो जाता है। लेकिन जिस दिन वो पेड़ पौधा मर जाता है, यानी कट जाए, मर जाए, तो उसे कोई तोड़ दे, तो क्या होगा, उसका एक्यूमुलेशन तो बंद हो जाएगा, उसमें बनना बंद हो जाएगा, लेकिन जितना है वो स्थिर रह जाएगा। नहीं, स्थिर नहीं रहेगा। रेडियो कार्बन की हाफ लाइफ के अनुसार वो घटना शुरू हो जाएगा। अच्छा, घटना शुरू हो जाएगा। तो अगर कोई पेड़ पौधा किसी समय, माना 1000 साल पहले कोई पेड़ पौधा मरा, तो उसमें उसका चौखट बना दिया गया, या मान लीजिए चेयर बना दी गई, तो उसका जो कार्बन 14 का उस समय का लेवल था वो तब के वातावरण के लेवल से
मैच करेगा। लेकिन 1000 साल बाद आज अगर हम उसमें कार्बन 14 को मापेंगे तो वो कम हो चुका होगा, अच्छा, इस साल के अनुसार पता चल जाएगा। वो पता चल जाएगा। तो हम बैक कैलकुलेट कर लेते हैं कि अरे भाई इसमें उस समय माना कि 100 यूनिट था, अब 50 यूनिट बचा है, आधा हो गया है। तो इसका मतलब है एक हाफ लाइफ या 5730 साल बीत गए हैं। अच्छा हुआ। और एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जा सकती है। तो इसी तरह उस जो ज्ञानव्यापी में शिवलिंग मिला है जी, उसका हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह है कि ज्ञानवापी का शिवलिंग जो बना हुआ है वो है पत्थर का। अच्छा, अब वो पत्थर कौन सा है? वो हो सकता है कि सैंडस्टोन हो सकता है कि ग्रेनाइट हो सकता है कोई और सेडिमेंट्री रॉक हो। इस तरह की रॉक्स जो पृथ्वी पर मिलती हैं वो आमतौर पे बहुत पुरानी होती हैं, लाख साल पुरानी होंगी, करोड़ साल पुरानी होंगी, इवन अरब साल पुरानी हो सकती हैं। जैसे बुंदेलखंड में जो ग्रेनाइट है उसकी आयु अरब साल से भी ज़्यादा होगी। जो विंध्यन में जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनका सेडिमेंटेशन 1.5 अरब साल के आसपास पहले हुआ है। तो अगर इनमें से किसी में रेडियो कार्बन थोड़ा सा रहा भी होता तो अब तक तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्या आप उम्र पता ही नहीं लगा पाएंगे? हाँ, तो 6,500 साल में आधा, 11,500 साल में एक चौथाई, उसके बाद फिर 17,500 साल के आसपास पे वो 1/8, फिर 1/16, फिर 1/32, फिर 1/64, 1/128, 1/256, 512, 1024 वगैरह 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 चलता रहेगा। तो 7-8 हाफ लाइफ के बाद यानी 40-50,000 साल के बाद अगर कुछ कार्बन 14 नमूने में था तो भी वो गिर के घट के ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर कोई नमूना 50,000 साल से पुराना है तो उसको, पहली बात तो उसका रेडियो कार्बन डेटिंग से सिद्धांत रूप में ही डेटिंग संभव नहीं होगा। नंबर 2, उस चट्टान में रेडियो कार्बन होगा भी कि नहीं होगा। और जो इस तरह की चट्टानें होती हैं जैसा मैंने बताया, इनमें रेडियो कार्बन होने की संभावना नहीं के बराबर है। तो अगर हम रेडियो कार्बन से उस शिवलिंग का जो किसी पत्थर से बना है उसकी डेटिंग करना चाहें तो संभव नहीं है। मान दिया कि किसी आप करोड़ों लोग के मतलब जो आस लगा के बैठे हैं उन सब आस पे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिए हाँ, ये बात तो मैंने मीडिया में बहुत सारे चैनल्स में हाँ। और बहुत सारे समाचार पत्रों में भी मैंने ये अरे कई लोग खुश हो गए थे, अरे चलो ठीक है हम फिर से प्रूफ लेते आएंगे, कागज तो कहीं मांगे। इसके अलावा भी कई समस्याएं हैं। हाँ, अगर आपने उस चट्टान, मान लिया कि कोई चट्टान है, ठीक। मान लिया कि कोई चट्टान है और वो ऐसी है जिसमें रेडियो कार्बन था और उसके आपने एज निकाल ली, तो उससे आपको ये पता चला कि वो चट्टान कितनी पुरानी है। आपको ये नहीं पता चला कि उससे शिवलिंग कब बना, आपको ये नहीं पता चला कि उस शिवलिंग को मंदिर में कब स्थापित किया गया। चट्टान तो आप पृथ्वी पर देखिए कहीं 1 अरब वर्ष की आयु की मिल जाएगी, 1.5 अरब वर्ष की आयु की मिल जाएगी, 50 करोड़ आयु की, लेकिन उनसे शिवलिंग तो तब बनाया हुआ जब मानव का अवतरण हो चुका था, उसके कहीं बात नहीं। तो पत्थर की आयु एक बात है, शिवलिंग की आयु दूसरी बात है, मंदिर में उसकी स्थापना तीसरी बात है। तो ये जटिलताएं इसमें हैं। पर मेरा मानना यह है कि कोई ना कोई वैज्ञानिक तरीका अगर वैज्ञानिक मिलकर सोचेंगे तो शायद उसका निकाला जा सके, वो प्रयास किया जाना चाहिए। उस समय सापेक्ष की बात है जी। तो ये तो हो गया कार्बन डेटिंग। एक ही नहीं, अभी तो अलग अलग शुरू हो रहा है, चूंकि मैं न्यूज के व्यूज पे आपके साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन अब देखिए कि शरीफा की बात ले लेते हैं। शरीफा कहा जाता है कि भारत में पाया ही नहीं जाता था, लेकिन बहुत जगह ऐसी कलाकृतियां मिल जाती हैं जहाँ पे शरीफा का वर्णन है, मतलब उनके कला चित्रों का वर्णन है, सांची के और मथुरा के मंदिरों में वो चित्र और कहा जाता है, अंग्रेज कहते थे कि शरीफा भारत में होता ही नहीं। होते नहीं थे। अब देखिए कि कई ऐसे, जैसे ताजमहल पे ऐसी कलाकृतियां हैं जो कहा जाता है वो हिंदुओं के हैं। ऐसे ही कृंजन भूमि मामले में भी आता है। तो इन सब चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इन चीज़ों में जब तक कोई खुद जाकर उसको देखे नहीं और उसका एनालिसिस ना करे, इसलिए कोई स्पेशल कमेंट किसी को नहीं करना चाहिए, मुझे भी नहीं करना पहले चाहिए। शरीफा पे आते मैं हैं। जनरल, हाँ, पहले शरीफे की बात करें। शरीफा, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो ये मानते थे कि 16वीं शताब्दी में जब पोर्चुगीज़ आए भारत में आए वो शरीफा साथ लेके आए, और इस धारणा को बहुत समय तक ये बनी रही, अंग्रेज़ों ने भी इसको ही पुष्ट किया। लेकिन एक डॉक्टर सिथोले नाम के एक वैज्ञानिक थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि मैंने सांची और मथुरा के मंदिरों में दीवारों पर उत्कीर्ण चित्र देखे हैं जो शरीफे के हैं, जो प्रमाण देते हैं कि भारत में पहले उसके शरीफा पहले से रहा। था, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद लोगों ने देखा कि पंजाब में एक जगह है संघोल,
और हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व में 2 ज़िले हैं, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। पहले एक ही ज़िला था। तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जो है, यहाँ पर भी लोगों ने ढूँढा, जब एक्सकवेशन किया, हमारा जो प्रदेश का जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उन्होंने किया, और उसके बाद हमारे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के विज्ञानियों ने और उन लोगों ने मिलकर और कुछ ने भी मिलकर साथ में उसका स्टडी किया। तो मैं उस स्टडी में नहीं था। उसमें उन्होंने देखा कि वो जो उसमें एक बीज मिला, जो जब स्टडी की गई माइक्रोस्कोप के नीचे, तो पता चला कि वो तो शरीफे का था। फिर वहाँ पर एक उसका छिलका मिला, कोट कहते हैं, कोट, उसका छिलका जो मिला, वो छिलका भी शरीफे का निकला। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय शरीफा होता था, लेकिन किस समय, इसके लिए रेडियो कार्बन की डेटिंग की मदद ली गई। वो हमारी लेबोरेटरी में हुआ था, और उसकी जब रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो वो लगभग 3000 साल निकली एज। इसका मतलब इतने साल पहले वहाँ पर 2500 से 3000 साल के बीच में निकले, इतने साल पहले वहाँ पर शरीफा होता था, यानी जामुन भी होता था। होता था। और वैसे ही देखिए, ताजमहल को देखिए, क्रिंजन मूवी पे देखिए, तो आपको पुष्पक आकार, रिद्धि सिद्धि का आकार, स्वास्तिक का निशान और शेषनाग जैसी आकृतियां मिल जाती हैं। जी। ये मैं क्रिंजन मूवी की बात कर रहा हूँ, जी। जो हम कहते हैं कि वहाँ पे शाहीदगाह है, शाहीदगाह पे ऐसा दिखता है। तो चूंकि आप साइंस से इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि जो आकृतियाँ होती हैं वो उस धर्म, उस जाति, उस समुदाय को ही दर्शाती है। ऐसे ही किसी चीज़ का सर्वे किया जाता है। तो क्या उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो आपने कई बड़े अच्छे उदाहरण दिए, जैसे आमतौर पे कमल का पुष्प है, या स्वस्तिक का निशान है, या इस तरह की कुछ चीज़ें, ये आमतौर पे हिंदू धर्म में इस्तेमाल होते हैं, उनमें प्रयोग किए जाने वाले प्रतीक हैं। लेकिन एक संभावना, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि ये संभावना थी या नहीं थी, लेकिन सिद्धांत रूप में अगर बनाने वाले कारीगरों में सभी धर्मों के लोग अगर थे, या कई धर्मों के लोग अगर ये थे, और उनसे कहा गया कि यहाँ पे आप कोई डिज़ाइन बना दीजिए, तो क्या इतना चेक किया गया था कि कोई वो ऐसा न बना दें डिज़ाइन जो किसी दूसरे धर्म का हो? इनको केवल डेकोरेटिव पीस उसकी तरह से लिया गया, डिज़ाइन की तरह लिया गया, या किसी धर्म के प्रतीक की तरह लिया गया, ये कहना थोड़ा सा कठिन है। तो मुझे लगता है इसमें कहीं और ज़्यादा गंभीर अध्ययन की आवश्यकता है। ये विचार कि इस तरह की कई जो संरचनाएं हैं, जैसे ताजमहल है, ये पहले हिंदू मंदिर था, शिव मंदिर था, पियन ओक जैसे कुछ विद्वानों ने पहले कही है, लेकिन मुझे जैसे योगी आदित्यनाथ जी का कुछ दिन पहले जब वो सीएम नहीं थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था एक टीवी कार्यक्रम में कि वो ताजमहल है या जो महल है, इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इन चर्चाओं में और इनके वैज्ञानिक अध्ययन में, विशेष रूप से चर्चाओं में, कई बार लोग बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण व्याख्यान नहीं देते, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है इन चीज़ों के वैज्ञानिक अध्ययन में तो मुझे कोई समस्या नहीं लगती। लेकिन क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं, तो इस बात का भी ध्यान निश्चित रूप से रखा जाना चाहिए कि हम कोई इससे किसी देश को जन्म न दें। एक एकेडमिक स्टडी की तरह बहुत सारे अध्ययन किए जाने चाहिए, लेकिन जो एक समाजशास्त्री है, जो एक राजनीतिज्ञ है, वो इसके इस पहलू पर भी सोचता है कि इससे समाज में कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों के मन में कुछ खटास आ जाए, या ऐसी कोई बात है। तो क्योंकि समाज का हर व्यक्ति बिल्कुल 100% वैज्ञानिक सोच का नहीं होता, हम सब लोग जो है मेरे ख्याल से कोई कम कोई ज़्यादा, हम लोगों की भावनाएं भी होती हैं, हम लोगों के वैज्ञानिक सोच भी होता है। मैं एक उदाहरण छोटा सा आपको दूं, मैं वैज्ञानिक हूं, लेकिन अगर मेरी बच्ची गंदे में खेल रही है बेटी, तो मैं बिना ये सोचे कि कितने बैक्टीरिया या वायरस उसको हो सकता है, मैं उसको गोदी में ले लेता हूँ, जो गले से लगा लेता हूँ। यहाँ पर मेरा वैज्ञानिक तर्क या मेरा वैज्ञानिक सोच मुझे रोकता नहीं है। अच्छा देखिए, एक मैंने जैसा पूज्य पे किया था कि हमारे यहाँ हमारे एक सहयोगी है अमन, तो उन्होंने कहा कि आखिर जीवन जीने के लिए तो मनुष्य ज़्यादा जरूरी है ना, हम साइंस पे, चंद्रयान पे इतना पैसा काहे लगाते हैं, जीडीपी बढ़ नहीं रहा है और हम उधर करोड़ों रुपए फूक दे रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम ये जान जाएंगे चंद्रमा पे पानी है या नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा जीडीपी मेरे ख्याल काफ़ी फर्क है। उसको अगर जीडीपी की बात को थोड़ी देर छोड़ भी दें, तो हम जब भी कोई नई चीज़ करते हैं, विज्ञान का एक पहला सिद्धांत है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अप्लाइड और प्योर साइंस जैसी कोई बहुत क्लियर डिवाइडिंग लाइन नहीं होती। ये इसका सवाल केवल इस बात का है कि इसका जो एप्लीकेशन है वो 10 साल बाद हो रहा है, या 20 साल बाद हो रहा है, या 100 साल बाद हो रहा है। अगर हम क्वांटम में, चंद्रमा की बात से पहले एक दूसरी बात कर रहा हूँ, आपने अभी सुना होगा कि अभी अमेरिका ने एक विदेश में कंप्यूटर बन गया है, गूगल ने शायद बनाया है, जो एग्जिस्टिंग सुपर कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा, करोड़ों अरबों गुना ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा फास्ट है और उसमें क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग हुआ है। आज जिस समय क्वांटम मैकेनिक्स आई थी, जिसके बाद क्वांटम की साइंस को आगे बढ़ाया गया, सिवाय थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट के किसी का इंटरेस्ट इसमें नहीं था। लेकिन आज क्वांटम इफ़ेक्ट्स का उपयोग करके ऐसे माइक्रोस्कोप बनाए गए हैं, जिनसे हम एटम को देख सकते हैं, जिनसे हम नैनो पार्टिकल्स को देख सकते हैं और नैनो पार्टिकल्स की जो बढ़ती उपयोगिता है, इससे हम लोग अपरिचित नहीं हैं। मटेरियल साइंस में भी ख़ास तौर पे इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि जो साइंस आज जन्म लेती है, उसका कल जाके क्या उपयोग होगा, ये आज बताना मुश्किल है। जैसे एडिसन ने कहा था, एडिसन या फ़ैराडे, मुझे ध्यान नहीं, शायद फ़ैराडे से किसी ने कहा, महिला ने पूछा कि आपने कहा है कि बिजली है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा? उसने कहा, मैडम आप बता सकती हैं कि आज जो बच्चा पैदा हुआ है वो कल क्या क्या बनेगा? करें, आज बिजली नहीं होता तो लाइट नहीं होती, ये सब कुछ नहीं, ये माइक ये नहीं सब कुछ नहीं कर रहे ये हैं। कुछ नहीं होता। तो जो आपने ये बात कही चंद्रमा पर जाने की, चंद्रमा पर जाने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें हम जिन चीज़ों का विकास करते हैं, वो एक दिन जाकर हमारी इंडस्ट्री के लिए बैकबोन बनती हैं। अमेरिका में नासा में जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, उनके स्पेस मिशंस में, वो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफ़र होती है। आपने नासा के साथ भी काम किया है? हाँ, नासा के साथ जो हमारा लूनर साइंस का प्रोजेक्ट था, जिसमें चंद्रमा से आए हुए जो उसके धूल के नमूने थे, चंद्रमा से आए हुए जो चट्टानों के नमूने थे, उनका एनालिसिस मैं जब फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में था, वहाँ पे मैंने उनका एनालिसिस किया था, उन पे रिसर्च पर भी की थी। और चंद्रमा के जाने के और उपयोग आप समझिए, अगर हम आगे किसी और जगह पर जाना चाहते हैं, तो चंद्रमा हमारे लिए एक बीच का स्टेशन बन सकता है। मतलब आगे जैसे मंगल या बुध, पर जाना चाहते हैं, तो हम चंद्रमा को एक बीच के स्टेशन की तरह यूज़ कर मतलब वहाँ पे ब्रेक लिया, कनेक्टिंग फ्लाइट। कनेक्टिंग फ्लाइट वहाँ से लेंगे। और दूसरी चीज़ आपने जो पानी वाली बात कही कि चंद्रमा पर पानी है या नहीं, उससे क्या लाभ होगा? जीवन के लिए पानी और ऑक्सीजन, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर हम प्रयोगों के लिए या किसी विशेष परिस्थितियों में जाकर दूसरे किसी कारण से चंद्रमा पर कोई कॉलोनी बनाना चाहते हैं, तो चंद्रमा पर अगर पानी यानी H2O है, तो हमारे पीने के लिए पानी और H2O को तोड़कर ऑक्सीजन O2, ये दोनों हमारी जो जीवन की बेसिक ज़रूरतें हैं, ये हमें वहाँ पे मिलेंगी। बाकी मनुष्य जहाँ जाएगा आतंक तो कहीं कर ले। भारत के ही प्रयोग से सिद्ध हुआ है कि वहाँ पर जो है पानी है और केवल बर्फ के रूप में नहीं है, मतलब केवल पोल्स पर नहीं है, शायद बाकी ज़मीन पर भी, नीचे भी और कई जगह पर क्रेवाइसिस में भी वहाँ पर आइस है। तो एक तो पानी की उपस्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है। अगर हम चंद्रमा पर कभी स्टेशन कोई बनाते हैं, तो वहाँ पर अगर हम कॉलोनी स्टैब्लिश करते हैं, उसके लिए वो वहाँ पर महत्वपूर्ण है। आज के 50 साल के बाद, 100 साल के बाद पृथ्वी की परिस्थितियाँ क्या हुई, जो डर आपने शुरू में कहा था, तो हो सकता है कभी हमें किसी दूसरे ग्रह ऑप्शन भी, उपग्रह पर, हाँ, तो हमारे पास फिलहाल हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं। कल मैं जयपुरिया स्कूल में था, वहाँ पर एक अमेरिका से आए हुए मेरे दोस्त प्रोफेसर पंकज शर्मा थे, तो क्लाइमेट चेंज के बारे में वहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे। तो वहाँ पर वही बात मैंने कही कि हमारे पास फ़िलहाल कोई प्लैनेट बी या कोई ऑप्शन बी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान हमेशा अब से 50 साल बाद, 100 साल बाद, ख़ास तौर पे साइंटिस्ट जो पुराने ज़माने के भविष्य दृष्टा होते थे, मैं मानता हूँ कि उन्हीं ऋषियों की तरह से विज्ञानी आज के युग के भविष्य दृष्टा हैं। ऑप्शन भी पहले ही तैयार करके रखा है। ऑप्शन बी के बारे में 2012 वाली जो परिस्थिति आई, बड़ी-बड़ी उस फ़िल्म में था, बड़ा-बड़ा शिप बनाया गया था और इससे गए थे, तो वैसे ही सबको शिप किया जाए। लेकिन उसमें एक चीज़ दिखाया था कि जितने पैसे वाले थे वही शिप पे चढ़े थे। ये अगर चंद्रमा पर भी जाने की बात आएगी, तो आई एम श्योर कि एक 4 बिलियन लोगों को एकदम नहीं पहुंचाया जा सकता है। हो सकता है कुछ समर्थ लोग पहुंचे, हो सकता है हम दूसरे, मैं आपको एक बात और बता दूं, दूसरे ग्रहों या दूसरे उपग्रहों के विकास को समझने से हमें पृथ्वी के भविष्य के बारे में पता चलता है। मैंने आपको शुक्र का उदाहरण दिया। अगर पृथ्वी पर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेस बढ़ती रहीं, तो कहीं एक दिन हमारा वीनस जैसा भविष्य तो नहीं होगा, जहाँ यहाँ का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा। एक बहुत अच्छा सवाल, चूँकि आप उस टीम को लीड करते हैं जहाँ पे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे साइंस के प्रति जागरूक होते हैं, अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये जो रील की दुनिया ने आया है, क्या आपको लगता है बीते 2-3 साल में उन बच्चों में कमी आई है? ये सवाल है। चिल्ड्रंस, ऐसी एक अच्छी बात तो ये है कि इस तरह की कई गतिविधियां अब आरंभ हुई हैं। हमारे जैसे रीजनल साइंस सिटीज़ हैं,
या बॉम्बे में नेहरू साइंस सेंटर है, या दिल्ली में नेशनल साइंस सेंटर है, या बहुत सारे शहरों में, मुझे लगता है 40-50 शहरों में रीजनल साइंस सेंटर्स या रीजनल साइंस सिटीज़ हैं। इनकी संख्या बढ़ी है। लेकिन मैंने कई स्कूलों का भी, स्कूलों के टीचर से बात किया था, कई स्कूलों में बात किया था, तो प्रोजेक्ट जो बच्चे पहले अलग अलग आगे एक से बढ़ के एक देते थे, अब उन कह रहे हैं कि उसमें बच्चे मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। उसमें समस्याएं दो तरह की हैं। एक वो तो बच्चों के पार्टिसिपेशन की हो सकती है, चूंकि आप ये सही कह रहे हैं कि रील ने और नेट ने और मोबाइल फोन ने उनको डिस्टर्ब सोचने की शक्ति कहीं कम नहीं कर सकती। कि आज का जो बच्चा है उसका हम पुराने बच्चे तुलना करें, मैं अभी बताऊंगा आपको क्या मैं परिवर्तन नोटिस कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक प्रोजेक्ट्स की बात है, जब शुरू में बच्चे करते थे तो हमारे उत्तर प्रदेश के पहली बार में जब राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस हुई थी, मैं उत्तर प्रदेश का उस समय महासचिव था इसके संगठन का, और दिल्ली में जब ये हुई थी तो केरल और उत्तर प्रदेश के 7-7 बच्चों के सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट छांटे गए थे राष्ट्रीय स्तर पर। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि चौराहों पर दुकानें खुलने लगीं जो मॉडल बनाकर बेचने लगे, और बच्चे उन मॉडल को बनाकर, या स्कूल वाले भी, मुझे शक होता है कई बार, इनकरेज करते हैं कि बच्चे उन मॉडल को बनाकर ले आएँ। तो जो क्रिएटिविटी जिसको हम डेवलप करना चाहते थे वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आई और वो कम हुआ। बच्चों की जहाँ तक क्षमता की बात है, बच्चों की बहुत सारी क्षमता पुराने ज़माने के बच्चों की तुलना में बढ़ी हैं। अब आप देखिए, पुराने ज़माने में जो बच्चे थे वो टेक सेवी नहीं थे। प्रोफेसर एम एस सोढ़ा बहुत बड़े फिजिसिस्ट, आईआईटी दिल्ली में डिप्टी डायरेक्टर थे, लखनऊ विश्वविद्यालय के और मेरे ख्याल इंदौर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे, वेरी वेरी सेलिब्रेटेड फिजिसिस्ट। उन्होंने एक बार मजाक में एक बात कही, और सही बात थी उन्होंने कही। उन्होंने कहा, मैं अपने मोबाइल फ़ोन का जो उपयोग करता हूँ, मैं केवल कॉल करने के लिए और कॉल रिसीव करने के लिए करता हूँ, और कभी कुछ मुझे प्रॉब्लम आ जाती है तो मेरा 7-8 साल का ग्रैंडसन है, मैं उससे कहता हूँ, वो आके सॉल्व कर देता है। ये सबके घर में है सबके घर में ये है कि आप जैसे मेरी बच्ची तो अभी 1.5 साल की है, उसे पासवर्ड खोलने से लेके और यूट्यूब लगाना, आइकॉन देख के उसने पहचान लिया कि रेड कलर से ये खुलेगा और इससे यहाँ पे टिकटॉक आएगा। लेकिन जो इसकी फ्लिप साइड है, जो इसकी नेगेटिव साइड है, वो ये है कि बच्चे रियल वर्ल्ड से हटकर थोड़ा वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। ये सही है कि नहीं? क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड भी एक तरीके से साइंस है। वर्चुअल वर्ल्ड भी है, लेकिन उसमें वो केवल एंटरटेनमेंट कर रहे हैं या अपनी फैकल्टीज़ को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। एक तो ये समस्या। दूसरी, क्या वो अपने पेरेंट्स से या अपने पीयर्स से या अपने टीचर से जो एक पर्सनल इंटरेक्शन होना चाहिए उसको कम कर रहे हैं। तीसरी चीज़, क्या उनकी कोई एक क्षमता, क्योंकि अब उनको मोबाइल पर या लैपटॉप पर विजुअल और ऑडियो दोनों चीज़ें एक साथ मिल रही हैं। तो पहले जो बच्चे किताब को पढ़कर शब्दों से शब्द चित्र बनाकर इमेजिंग करते थे कि हाँ कैसा होगा, जो इमेज बिल्डिंग करते थे, कहीं वो क्षमता तो बच्चों की कम नहीं हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जब भी इस तरह के परिवर्तन होते हैं, कोई नई सुविधाएं मिलती हैं, तो कुछ क्षमताएं बढ़ती हैं, कुछ क्षमताएं कम घटती हैं। जो एक क्षमता घट रही है और जिसका लिए मेरा थोड़ा सा कंसर्न है, वो है कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़, बच्चों का खेल कूद में पार्टिसिपेशन जो है वो एकदम खत्म है, वो लगभग ख़त्म हो रहा है। हमारे समय हम 4 बजे तक क्लास अटेंड करते थे, उसके बाद आधे घंटे फुटबॉल भी खेल लेते थे, फिर वहीं पे डिस्ट्रिक्ट 4 बजे स्कूल खत्म होता था। अभी तो आपको हमारे में बहुत अंतर है, मैं अभी की बात बता रहा हूँ। जी, घर आते थे 5 बजे, उसके बाद 5 बजे से बैट बॉल लेके जाते थे ग्राउंड में, घर आते थे 7 बजे, फिर थोड़ा पीटे जाते थे, फिर पैर हाथ धो के पढ़ते थे, फिर उसके बाद खाना खाते थे, सो जाते थे। नहीं, हमारे मुझे सौभाग्य पिटने का कभी नहीं हुआ। तभी ऐसा था कि जो मिला रहता था टाइम कि 6 बजे 6:30 बजे आना, तो 7 तो बज ही जाते थे। लेकिन जो फिजिकल, मुझे लगता है ये बहुत सीरियस कंसर्न है, सोशियोलॉजिस्ट मस्ट थिंक अबाउट इट। और स्कूल्स में, मैं कुछ स्कूल्स में जानता हूँ जहाँ इस चीज़ों को इंकरेज करते हैं। अब मुझे लगता है कि अगर बच्चे के साथ कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो उसके लिए खेल कूद थोड़ा सा मैंडेटरी होना चाहिए, और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बढ़ती, कैपेबिलिटी भी थोड़ा मेंटेन की जानी ज़रूरी है। अदरवाइज़ आजकल बहुत दूसरी चीज़, डाइट, जो ये जो बाज़ार से जो देखिए ना, खाने की जो डाइट आप कहिए तो उससे मेरा एक सवाल मेरे जहन में आ गया। हाइब्रिड पेड़ होने लगे। अब देखिए, तरबूज मेरे को दिखा, कैंट के पास इस समय तरबूज बिक रहा है। तरबूज रेत में होता है गर्मी के समय। आम अभी दिखेगा, आम होता है गर्मी में। सेब आपको मिलेगा ठंडे गर्मी में, सेब ठंडी का फल है। अंगूर इस समय मिलना शुरू है। जो जिस सीजन का फल है उस सीजन में उसको यूज करने से फायदा होता है, क्योंकि वो उस चीज की सापेक्षता लेता है, उसकी तासीर वो होती है।
अब ये सब फ्रूट भी इस टाइम लेना सही है कि गलत है? देखिए, ये इस पे जितना मतलब मेरा तो अध्ययन नहीं है, पर मैं क्या वनस्पति विज्ञान मैं ज्यादा अच्छा है? नहीं, ये नहीं, जो जिस टेम्परेचर में नहीं हुआ, जो जिस जलवायु में नहीं है, वो उस जलवायु में उसको पैदा किया जा रहा है। इसमें 2 बातें हैं, 2 बातें। जो अगर आज यहाँ पर तरबूज या यहाँ पर आज आपको सेब मिल जा रहा है, थोड़ा गर्मी के मौसम में, ये केवल इस कारण से नहीं है कि उसको उगाया यहाँ जा रहा है। हमारी जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, तो कश्मीर में अगर कोई चीज़ पैदा हो रही है, तो वो उत्तर प्रदेश में या तमिलनाडु में या केरल में भी वो उसी समय मिल जाती है, जब केरल में वो सोची नहीं जा सकती थी। तो एक तो इसमें से पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का योगदान है। दूसरी चीज़ जो आपने कही, ये बात सही है कि जब किसी चीज़ के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, तभी उसको इनहेल करना चाहिए। उस समय उसकी ग्रोथ सबसे अच्छी होगी और शायद वो सबसे ज़्यादा अपने अंदर उन विटामिन्स और मिनरल्स को लेगा। लेकिन किस मौसम में किस चीज़ को कंज्यूम करने का क्या प्रभाव होता है, इसका जितना अच्छा विचार आयुर्वेद में किया गया है, मुझे लगता है जो वेस्टर्न पद्धतियाँ एलोपैथी वगैरह है, उनमें उतना नहीं किया गया है। पर मेरा मानना है कि इन पे प्रयोग होना चाहिए प्रयोग, लेकिन क्योंकि ये जीवित व्यक्तियों पर किए जाने वाले प्रयोग हैं, तो ये हमेशा एक सीमा के अंदर ही हो पाए। अच्छा, एक होता है कि जो पंजाब में है, पंजाब वाले घी खाए, एक भूमि की तासीर होती है। ठीक। जो बिहारी हैं वो चावल खाएं क्योंकि वहाँ उस जमीन पे चावल उगता है, इसलिए उनका जो जिस हिसाब से वहाँ पे जलवायु है वो पचा पाते हैं। जो केरल में है, उनके लिए जिस हिसाब से जलवायु है उस हिसाब से भोजन है। तो क्या ये सही है कि जैसा आपका जलवायु है आपका भोजन वैसा करना चाहिए आपको? मेरा मानना ये है कि इवन जो जेनेटिक चेंजेस हैं, जो हमारी जीन्स हैं, उनसे हम किस चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते या कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये हमारे जेनेटिक मेकअप पर भी निर्भर करेगा। और समय के साथ ये आपस में मुझे लगता है दोनों चीज़ें बैलेंस करती हैं। जो आदमी खाता है धीरे-धीरे उसके शरीर में उसके जो शरीर में किस चीज़ को कैसे हज़म करते हैं, ये सब चीज़ें भी बदलती जाती हैं। पाचन तंत्र जो है उसके हिसाब से एडजस्ट लेकिन होता जैसे आप जलवायु के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं, साउथ में जो चीज़ होती है, है। अब तो चूंकि इंटरनेट का दौर है और सभी लोग देख के बता वो कहेंगे कि बाल ऐसे 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 काला होगा। जहाँ पे ना सरसों का तेल मतलब सरसों हो रहा है, जबकि तासीर उसका जलवायु सरसों के लायक है, जी। लेकिन वहाँ पे इंटरनेट देख के लोग बादाम का तेल इस्तेमाल करने लगते हैं और ऐसा होता है कि दाढ़ी पक जाती है। अब ये मुझे पता नहीं कि इससे दाढ़ी पक्की है, लेकिन एक वैसे ही हाँ, ये सोशल मीडिया का ज्ञान है। हाँ। और जलवायु को लोग चेंज करते हैं, दूसरे जलवायु में यूज करने लगते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? हाँ, मैं इस पर क्या वैज्ञानिक मत है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात मैंने भी सुनी है और मैंने हो सकता है ये बात सही हो कि क्योंकि जिस जगह पर जिस तरह के जहाँ पर तिल ज़्यादा होता है, वहाँ पर हो सकता है तिल का तेल लोग सदियों से हज़ारों साल से उपयोग में लाते रहे हैं, तो उसके वो अभ्यस्त हैं। जहाँ पर कोई दूसरी सरसों है, किसी जगह पर नारियल है, तो वहाँ के तेल के वो अभ्यस्त है, वो उसको उपयोग में लाएँ तो वो शायद ज़्यादा ठीक होगा। लेकिन अभी कुछ लोग ये भी मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को तरह-तरह के तेल का उपयोग करना चाहिए कि जो सभी तेलों के गुण हैं, वो थोड़े-थोड़े उसको मिल जाए। पर टू बी ऑनेस्ट, मैं इसके बारे में कोई मतलब ऑथेंटिक स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं हूँ, बट आई थिंक दीज़ थिंग्स शुड बी स्टडीड। अच्छा, अब आखिरी सवाल, आज के दौर में जी। अपने अनुभव के अनुसार हमारे दर्शकों को कोई राय देना चाहें किस विषय में? साइंस के विषय में? साइंस के विषय में। मेरा मानना यह है कि साइंस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो हमारी जनरेशन के लोग भी जो छठी सातवीं से निबंध लिखते आ रहे हैं, वो हमेशा कहा करते थे विज्ञान एक चाकू भी है, उससे आप सर्जरी भी कर सकते हैं, उससे आप किसी को मार भी सकते हैं। बिल्कुल वही बात आज फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कही जा रही है। एक नेचर नाम की पत्रिका है, उसमें अभी चर्चा थी। उन्होंने कहा कि आज मानव जाति के सामने 3 बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं या 3 बहुत बड़े खतरे हैं। पहला है जलवायु परिवर्तन, दूसरा है छूत की बीमारी इन्फेक्शियस डिजीजेस और तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बहुत समझदारी के साथ करना होगा। हमारा सोच वैज्ञानिक होना चाहिए। मैं बहुत व्याख्यान भी देता हूँ बहुत जगह पर जाकर, बच्चों से, बड़ों से, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूशन सबसे इंटरेक्ट करता हूँ। मेरा मानना ये है कि समाज का हर व्यक्ति साइंटिस्ट नहीं बन सकता, समाज का हर विद्यार्थी साइंस नहीं पढ़ेगा। ये न तो फिजिबल है, हो भी नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समाज में सब लोग चाहिए। लेकिन समाज के हर व्यक्ति का सोच वैज्ञानिक या साइंटिफिक होना चाहिए। हमारे बहुत सारे सामाजिक समस्याओं का हल भी
हमारे वैज्ञानिक सोच होने में है। अगर हमारा सोच साइंटिफिक होगा, वैज्ञानिक होगा, हम तार्किक होंगे, तो हम बहुत सारी समस्याओं का हल कर लेंगे। छोटे-छोटे गैर ज़रूरी अननेसेसरी मुद्दों पर एक-दूसरे से भिड़ेंगे नहीं और बातचीत करके हल निकालेंगे और वैज्ञानिक तरीके से चलेंगे। ये मेरा तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमारे साथ बतौर मेहमान पतकही चौक पर डॉक्टर सीएम नौटियाल सर थे, जिनसे हमने बात किया और जाना बदलते हुए जलवायु के बारे में। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रोग्राम तक बने रहिए हमारे साथ सब्सक्राइब करके, और कमेंट करना ना भूलिएगा। नमस्कार।